अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 3 विच इज़ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इस चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो हमने सबसे पहले सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अब हम करेंगे साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज को। द लिविंग मैटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. In eukaryotic cells, it can be divided into two parts, cytoplasm and nucleus. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो लिविंग पार्ट होता है एक सेल का, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और उसके जो यूकेरियोटिक सेल है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज आल्सो अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स. सो स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो रीजन है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसका और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल की जो मेम्ब्रेन के बीच में जो रीजन है या एरिया है उसको हम कहेंगे ये साइटोप्लाज्म है. दिस इज आल्सो अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स. कि ये जो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स है, दोनों का कॉमन कंपोनेंट यानी दोनों में पाया जाता है. द मेजर डिफरेंस between the cytoplasm of these two kind of cell is the presence or absence of cytoskeleton and membrane bound organelles. कह रहा है कि साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, जो डिफरेंस है वो है प्रेजेंट absence ऑफ साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो कि सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. नेक्स्ट है हमारे पास फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म. It is about 90% water and forms a solution that contains all the fundamental biochemicals of life. So स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि 90% ही क्या है, वाटर है, और एक सोल्यूशन बनाता है जिसके अंदर जितने भी बेसिक बायोकेमिकल्स लाइफ के वो प्रेजेंट है. Some of these are ions, small molecules into solution such as salts, sugars, amino acids, fatty acids, nucleotides, vitamins, and dissolved gases. Others are large molecules such as proteins, which form the colloidal solution. The inner portion of the cytoplasm towards the nucleus is less viscous and is called cytosol, while the peripheral part towards the plasma membrane is more viscous and is called cytogel. So स्टूडेंट्स, वो सिंपली कह रहा है कि ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं लाइक अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, प्रोटीन्स वगैरह. ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है इसकी दो पोर्शन होते हैं. जो पोर्शन टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस होता है वो लेस विस्कस होता है, और उसको हम कहते हैं ये साइटोसोल है. ठीक है, और जो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन के पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो मोर विस्कस होता है, और उसको हम साइटोजेल कहते हैं. A circular streaming movement can also be observed in cytoplasm due to the contractile activity of microfilaments. उसके अलावा कहता है कि हम एक सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में. This movement is called cyclosis, which is responsible for distribution of cell contents in cytoplasm. इस मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट्स इन साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म. The cytoplasm acts as a site of metabolism and storehouse of a cell. वो कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक्ट करता है एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एक्शंस हो रहे थे वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हो रहे थे. ठीक है, एंड स्टोर हाउस ऑफ अ सेल है. द मेटाबॉलिक pathways generally occur in cytosol, which include protein synthesis, glycolysis. The cytogel is usually concerned with storage of useful components which are subsequently used in various cellular activities, and waste compounds which are eliminated from the cell time to time. कह रहे कि जितने भी पाथवेज या रिएक्शंस है वो साइटोसोल में हो रहे थे, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर कहाँ पे हो रहे थे, साइटोजेल में. ठीक है, सो ये था साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज. के सेल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. In the eukaryotic cell, the cytoplasm contains highly organized discrete structures which are specific for various cell functions and called cell organelles. वो कह रहे हैं कि यूकेरियोटिक सेल में बहुत सारी हाईली ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस के लिए, उनको हम कहते हैं ये ऑर्गेनेलीज हैं. The cell organelles are generally enclosed by membrane except few such as ribosome. वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनेलीज होती हैं मेनली इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन होती हैं, यानी मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होती हैं, एक्सेप्ट कुछ ऑर्गेनेल्स को छोड़ के, लाइक राइबोसोम.
The organelles in the cytoplasmic matrix of a cell are endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisome, glyoxysome, vacuoles, mitochondria and chloroplast एक्सेट्रा। ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑर्गेनेली है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने elongated closed sacs which is generally extended from nuclear membrane to plasma membrane throughout the cytoplasm is called endoplasmic reticulum। ओके, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है किसका, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है, इलॉन्गेटेड क्लोज सेक्स। ठीक है, एक हमारे पास लॉन्ग सेक्स का एक नेटवर्क है जो एक्सटेंड होता है यानी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी दो टाइप्स होती हैं, रफ एंड स्मूथ। मोस्ट सेल्स कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहे हैं कि मोस्टली सेल्स में दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। However, some cells like skeletal muscle cells have smooth more, while these are called सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कुछ लेकर कह रहा है कि मोस्टली सेल्स में वो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं यानी रफ और स्मूथ दोनों, लेकिन कुछ सेल्स लाइक स्केलेटल मसल्स में ये स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उनको हम कहते हैं ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to the side facing to the cytoplasm and has rough appearance under electron microscope। Okay, जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर क्या राइबोसोम्स अटैच होते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंसर्न्ड विद इवेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और आपको पता है बच्चों जो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये किसके साथ कंसर्न्ड हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस due to the association of ribosomes. However, their presence in the cell also provide a mechanical support to the cell। इसके अलावा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। Smooth endoplasmic reticulum is continuous with rough endoplasmic reticulum since ribosomes are not attached to it, therefore it has smooth appearance under electron microscope। अच्छा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, जो स्मूथ है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए जो उसकी अपीयरेंस है वो स्मूथ आती है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, the smooth endoplasmic reticulum functions in various metabolic processes such as metabolism of carbohydrates, the detoxification of drugs and poison, especially in the liver cells, and synthesis of lipids including oils, phospholipids and steroid take place in smooth endoplasmic reticulum। ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं लाइक मेटाबॉलिज्म डी कार्बोहाइड्रेट्स या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स वगैरह वो सब किधर हो रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट आल्सो स्टोर्स कैल्शियम आयंस। ठीक है, स्टोरेज का काम भी है। व्हेन रिलीज्ड कैल्शियम आयंस ट्रिगर कंट्रैक्शन ऑफ मसल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स विदिन दी सेल और आउट ऑफ सेल। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्रांसपोर्ट भी करता है बहुत सारे सेल के प्रोडक्ट्स को विद इन और आउट ऑफ सेल भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमने कहा ना कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं और वो प्रोटीन सेंसिस करता है। तो कह रहा है जो वहाँ पे प्रोटीन बनती है वो भी जो ट्रांसफर होती है टू गोल्गी apparatus वो भी थ्रू होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द प्रेजेंस स्मूथ इन द सेल आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हमारे पास है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस ग्रेन्यूल्स। के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए फर्स्ट टाइम देखे गए तो वो एज डेंस ग्रेन्यूल्स की हमें नजर आए। ठीक है, राइबोसोम्स आर रफली स्फेरिकल होते हैं, ग्रेन्युलर, नॉन मेम्ब्रेनस यानी इनमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। हाउएवर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, वो कह रहा है कि जो राइबोसोम्स है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बट कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं यानी जो यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं वो लार्जर होते हैं और उनको हम कहते हैं ये एटीएस राइबोसोम्स है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक वन वालों से और उनको हम कहते हैं ये एमटीएस राइबोसोम्स है। ठीक है, दे कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। They are made up of almost an equal amount of RNA and protein, so they are ribonucleoprotein। ठीक है, वो कह रहा है
ये किससे मिलके बने होते हैं, आरएनए और इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। इसलिए इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस में बनते हैं, दे एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, के न्यूक्लियोलस बनते हैं और फिर न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इन अ यूकैरियोटिक सेल द राइबोसोम्स मे बी फाउंड एज अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में आके ये किधर प्रेजेंट होते हैं, हमने आगे पढ़ा भी है कि ये किसके साथ अटैच होते हैं। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा उसमें पढ़ा हमने कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो राइबोसोम्स है मे बी रफ एंडोप्लाज्म के साथ अटैच होते हैं या फिर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी डिस्पर्स हुए थे। राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट बट दीस राइबोसोम्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ओके, उसके अलावा कह रहा है कि जो राइबोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं बट वो 70s होते हैं, ठीक है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो राइबोस यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं, जो 80s राइबोसोम्स है, वो दो सब यूनिट से मिलकर बने हुए of different sizes. The larger one is 60s and the smaller one is 40s particle. वो कह रहा है कि जो larger one है वो 60s है और smaller one 40s. The two subunits on attachment form 80s particle. दोनों attach होकर एक 80s particle बना लेंगे. The attachment is controlled by presence of magnesium ions concentration or forming salts bond between phosphate group of RNA and amino group of amino acid are both by magnesium ions and salt bonds, ठीक है। और कह रहा है इनकी जो दोनों इसके सब यूनिट से इनकी अटैचमेंट थ्रू मैग्नीशियम आयंस भी होती है या साल्ट बॉन्ड्स, ठीक है। बोथ राइबोसोम यूनिट्स आर जनरली अटैच्ड टुगेदर एट द टाइम ऑफ देयर फंक्शन, के टाइम पे अटैच होते हैं। द राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन द इवेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी इन्वॉल्व होते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग प्रोटीन synthesis several ribosomes are attached to one messenger RNA molecule. Such a chain of many ribosomes is called polysome or polyribosome. कह रहे कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये जो चेन ऑफ राइबोसोम्स होता है इसको हम कहते हैं पोलीसोम और पोलीराइबोसोम। इन दिस वे सेवरल कॉपीज ऑफ सेम पोलीपेप्टाइड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी लेस टाइम। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स। इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, के यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी इन 1898, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने, कैमिलो गोल्जी, इन 1898 में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। सिंपली ये भी क्या है, एक स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स है जिसको सिस्टर्नी कहते हैं हम, टुगेदर विद सिस्टम ऑफ वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड अराउंड द सेंट्रल स्टैक। एट वन एंड ऑफ द स्टैक a cisternae are constantly being formed by the fusion of vesicles from the smooth endoplasmic reticulum. This outer or forming phase is convex while the inner end is concave and is called maturing phase where the cisternae break up into vesicles again. Okay, वो कह रहा है कि वन साइड पे क्या होता है, सिस्टर्नी बन रहते हैं थ्रू फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। और इसको हम कौन सी फेज कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज और सिस्ट फेज, ठीक है। वाइल जो दूसरी फेज है उसमें सिस्टर्नी ब्रेकअप हो रहे थे, टूट के दोबारा क्या बना रहे थे, वेसिकल, और इसको हम कहते हैं ट्रांसफेज, ठीक है, और मैच्योरिंग फेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन, ठीक है, कि सेल जितने भी सिक्रीशन करता है उसकी प्रोसेसिंग करता है। देयरफॉर दिस ऑर्गेनेल्स आर अबंडेंट इन सिक्रीटरी सेल्स में अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। द सेल सिक्रीशंस मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। Golgi complex collects these proteins from rough endoplasmic reticulum through a smooth endoplasmic reticulum, modify them to perform specific function, and then export these modified products in the form of vesicle. Okay, ये करता क्या क्या कह रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनती है उसको लेता है, उसको मॉडिफाई करता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, और उसको देन एक्सपोर्ट कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ वेजिकल, यानी वेजिकल में इनक्लोज करके वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है जिधर भी उसके बेस्ड होता है। Sateroglally such as lysosome, peroxisome and glyoxysome also originate from Golgi complex. कह रहा कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जैसे लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम, वो भी ओरिजिनेट यानी बनती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। उसके अलावा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये किस इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लाइक जो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। इन प्लांट सेल डिवीजन गोल्गी कॉम्प्लेक्स आल्सो राइज वेसिकल्स व्हिच कंटेन cell wall synthesizing material at cytokinesis. These Golgi vesicles are arranged on the cell equator
fuse together and form a structure called phagmoplast. Later on, new cell wall is derived from the structure. Okay, कह रहे हैं कि सेल डिवीजन के दौरान ये जो गल्जी वेसिकल्स क्या कहते हैं कुछ, हाँ ओके, कुछ जो गाजी कॉम्प्लेक्स ऐसे वेसिकल्स भी बनाता है जो जिनके पास सेल वॉल बनाने का मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग जब साइटोकाइनेसिस हो रही है यानी साइटोप्लाज्म ब्रेक हो रहा होता है तो ये गाजी वेसिकल अरेंज होता है इक्वेटर में और एक स्ट्रक्चर बना फेगमोप्लास्ट और बाद में जो सेल वॉल होती है इस स्ट्रक्चर से ड्राइव होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। अभी हमें ऊपर पढ़ा लाइसोसोम पर ऑक्सीजोम और ग्लाइकोजोम तीन ऑर्गेनेलीज कि वो भी ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को डिस्कस करने लगे। लाइसोसोम्स, लाइसोम इज स्प्लिटिंग एंड सोमा मींस बॉडी। ओके, स्प्लिटिंग बॉडीज है, ठीक है। ये दीज आर सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है। ये भी आपने याद रखा है कि सिंगल मेम्ब्रेनस कौन सी है, नॉन मेम्ब्रेनस कौन सी है और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलियस कौन सी है। नॉन मेम्ब्रेनस में हमने अभी तक पढ़ी है राइबोसोम्स कहते हैं कि वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्फेरिकल वेसिकल्स हैं, दे कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सिंपली ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है और इनके पास डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। The lysosomal enzymes are made by rough endoplasmic reticulum transported to Golgi complex through smooth endoplasmic reticulum. After modification, these enzymes are released from transphase in the form of vesicles. Such vesicles are called lysosomes. The newly formed lysosome before the start of function are usually called primary lysosome. Okay, students वो क्या कह रहे हैं कि सिंपली की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स बनते हैं वो पहले आते हैं इसके पास थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं और आफ्टर मॉडिफिकेशन जब वो वेजिकल की फॉर्म में निकलते हैं उनको हम कहते हैं ये क्या है, लाइसोसोम्स, ठीक है। और ये जो वेजिकल्स होते हैं जब तक ये भी फंक्शन फॉर्म नहीं करते उससे पहले इनको हम कहते हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम। इन प्लांट्स एंड फंजाई सर्टेन वैक्यूल्स कैरी आउट एजाइटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ फंक्शन शेयर्ड बाय लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल्स। लाइसोसोम्स कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, कह रहे हैं लाइसोसोम्स के पास तकरीबन 40 डिफरेंट टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। These enzymes can break down every major micromolecule of cell के जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल्स है सेल के उनको ये क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी। कंटेंट्स ऑफ द लाइसोसोम्स आर एसिडिक, ये एसिडिक in nature होते हैं। इन order to perform its function, the lysosome fuse with membrane bound vesicle that arise from any of these pathways: endocytosis, phagocytosis or autophagocytosis, ठीक है। ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, सिंपली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कि जो भी वेजिकल हमारे पास आया किसी भी प्रोसेस के थ्रू, लाइक एंडोसाइटोसिस से आया या हमारे पास फेजोसाइटोसिस से आया या आटोफेजोसाइटोसिस आया, जिसके साथ जाके फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। दीज वेजिकल्स आर रेफर टू एज एंडोसोम्स, फेजोसोम्स एंड ऑटोफेजोसोम्स रिस्पेक्टिवली। दीज एंडोसोम्स फ्यूज विद लाइसोसोम एंड फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके, जब वो फ्यूज करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। द बायोमॉलिक्यूल्स आर फर्दर ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल फॉर्म्स लाइक अमीनो एसिड्स, और उनके अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स होंगे उनको ये फर्दर ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स लाइक मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड फैटी एसिड्स व्हिच आर देन रिसाइक्ल्ड इन द सेल, वो जो रिसाइकल होते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इंक्लूड इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, ऑटोफेजी सेल्फ ईटिंग कोई पार्ट या ऑर्गन, ऑर्गेनेली वो क्या कहते हैं नॉन फंक्शनल है तो उसको सेल्फ फीड कर लेते हैं, ऑटोलाइसिस एंड समटाइम्स रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। द इंजेस्टेड फूड ऑफ सेल इज स्टोर्ड इन वेसिकल्स कॉल्ड वैक्यूल। वैक्यूल की जो फूड हम सेल इंजेस्ट करता है वो वेसिकल में इसकी फॉर्म में स्टोर रहता है, उसको हम कहते हैं ये फूड वैक्यूल है, ठीक है। ऑन वंस अ लाइसोसोम फ्यूज्ड विद फूड वैक्यूल द रिजल्टिंग सेक्रेट कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके, जब एक लाइसोसोम जाके किसी फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, इन विच फूड बिकम्स, क्योंकि फूड वैक्यूल में फूड था और जो लाइसोसोम था उसके पास क्या था, एंजाइम्स थे। तो जब वो फ्यूज हुए तो दोनों का अटैच हुए तो उसके अंदर जो एंजाइम्स थे उसने फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म while the remaining waste containing vesicle is called contractile vacuole, ठीक है। अब जो उसके डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बने उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो क्या करेगा, वो साइटोप्लाज्म अब्सॉर्ब कर लेगा और जो बाकी वेस्ट उस वैक्यूल के अंदर आ जाएगी और उस वैक्यूल को हम कहेंगे ये क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन गया। लेटर ऑन दीज वैक्यूल्स फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन टू एलिमिनेट, जैसे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे और वहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एलिमिनेट कर देंगे। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। The process by which unwanted structures within the cell are engulfed and digested within the lysosome is called autophagy. Okay, ऊपर हमने पढ़ा था ना कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, फिजियोसाइटोसिस करते हैं
और ऑटोफेजियोसाइटोसिस। तो अब हम ये डिस्कस करें कि ऑटो क्या है, कि जो कह रहे हैं वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो अनवांटेड स्ट्रक्चर होते हैं सेल के वो इनगल्फ्ड और डाइजेस्ट हो जाते हैं बाय लाइसोसोम, उसको हम कहते हैं ऑटोफेजी है। दिस इज सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है सेल का, इन विच लाइसोसोम बिगेन्स टू डाइजेस्ट सेल्स ऑन ऑर्गेनाइज, सच लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोफेजियोसोम्स। ठीक है, दिस प्रोसेस either takes place in starvation period in order to obtain energy or it occurs in routine in order to control number of specific organelles। ये वो जो प्रोसेस है ये क्या ड्यूरिंग स्टार्वेशन पीरियड में अभी हो सकता है। ये ड्यूरिंग क्या होता है कि जब स्टारवेशन वगैरह पीरियड जो होता है उसमें क्या करता है कि इट अकर्स इन रूटीन इन ऑर्डर टू कंट्रोल नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन करके नंबर ऑर्गेनेलिस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल इफ someone start to perform heavy muscular exercise, the number of माइटोकॉन्ड्रिया बिगन्स टू इंक्रीज इन दी मसल सेल्स। ओके, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट इफ यू लीव एक्सरसाइज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर अगेन डिक्रीज बाय प्रोसेस ऑफ ऑटोफेजी। ठीक है, तो वो गेन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज when a particular cell is required to be disintegrated, a type of cell death is committed which is called autolysis। ठीक है, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को हमने क्या करना है, जिससे इंग्रेडिएंट खत्म होना होता है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डेथ होती है जिसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। दिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन विच लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स कंटेंट्स आर क्विकली डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं और उनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाए, फैल जाते हैं। दिस वे द सेल इज इंटीग्रेटेड इनटू फ्रेगमेंट्स व्हिच आर फेगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स। ड्यू टू दिस फंक्शंस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिंस लाइसोसोम्स कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, इफ अ पर्टिकुलर लाइसोसोमल एंजाइम इज मिसिंग द डाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी अफेक्टेड। वो कह रहे हैं कि जैसे जो लाइसोसोम्स इनके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम इसके इनके अंदर मिसिंग होगा तो उससे क्या होगा कि उस जो पर्टिकुलर जो हमारे पास सब्सटेंस होगी उसकी डाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट द सब्सटेंस बिगन टू एक्यूमुलेट इन द सेल। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो जो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने जमा होना शुरू हो जाएगा एंड कॉज different problems. Such complications which are caused by accumulation of various substances in the cell due to the lack of such lysosomal enzymes are called lysosomal storage diseases। ठीक है, कहते हैं ये जो डिजीज जो काज होती है ड्यू टू accumulation यानी स्टोरेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन lysosomal enzymes is called lysosomal storage diseases। These diseases are hereditary and congenital, therefore run in particular families and exist by birth in an individual. Most of these diseases are fatal in early childhood. About more than 20 such diseases have been discovered so far. One of the common example is Tay-Sachs disease, in which a lipid digesting enzyme is missing। कि कह रहे हैं जो Tay-Sachs disease होती है इसमें लिपिड एक को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मिसिंग होता है और इनएक्टिव होता है एंड द ब्रेन becomes impaired by accumulation of lipids in the cell। जब वो लिपिड्स की accumulation यानी लिपिड जो है स्टोर होना शुरू हो जाते हैं हमारे सेल्स में, तो जो हमारे जो ब्रेन है वो इम्पेयर यानी नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइज है हमारे पास पैराक्सिसोम एंड ग्लाइकोसिसोम्स। ठीक है, पैराक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। These are similar to lysosomes in the sense that they are single membranous vesicular structures। यार ये भी लाइसोसोम से सिमिलर है किस सेंस में कि ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, जो लाइसोसोम्स थे वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस थे। ठीक है, वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स है, ये भी वेजिकल के लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दे कंटेन एंजाइम्स, ये भी एंजाइम्स कंटेन करते हैं दो डिफरेंट फ्रॉम लाइसोसोम एंड ओरिजिनेट फ्रॉम गाल्जी बट आर स्मॉलर देन लाइसोसोम। अच्छा, ये स्मॉलर देन होते हैं लाइसोसोम। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स कंटेन सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स लाइक पेरोक्सीडेजेस। इनके पास कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लाइक peroxidases, catalases, glycolic oxidases, they are abundant in liver cells where they are specifically involved in formation and decomposition of hydrogen peroxide, so they are named peroxisomes। Okay, कहते हैं ये मोस्टली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिवर सेल्स में और वहाँ पे ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और डिकम्पोजिशन बिगड़ो कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, सो इसलिए इनका नाम दे दिया गया पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, दे आर मेनली कंसर्न्ड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इन दिस activity, alcohol is oxidized into hydrogen peroxide with the help of peroxidase enzyme. Hydrogen peroxide is itself a toxic molecule, which is immediately broken down to water and oxygen by another enzyme called catalase।
In plant cells, peroxisomes are involved in photorespiration. A step of photorespiration takes place in peroxisome, in which glycolate is converted into glycine with the help of enzyme called glycolic acid oxidase. ग्लाइकोक्सिजोम्स क्या है? फाउंड ओनली एट सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट। ठीक है, ये सिर्फ सीडलिंग स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑयल सीड प्लांट्स में दीज ऑर्गेनेलीज हैव अ नंबर ऑफ एंजाइम स्पेसिफिक फॉर प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म दैट आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। ठीक है, द जेनेटिक्स रिलीज कन्वर्ट स्टोर्ड फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनकी हेल्प से जो जेनेटिक सीलिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके अंदर फैटी एसिड स्टोर्ड होता है उसको वो कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। दिस इज अचीव्ड through a metabolic pathway called glyoxylate cycle, the enzymes of which are located in the glyoxysome. Okay, next organelle है हमारे पास vacuoles. Vacuoles are large vesicles originate from endoplasmic reticulum and Golgi complex and plasma membrane. Vacuoles perform a variety of functions in different kind of cell. ये variety of functions perform करते हैं different kind of cell में. In animal cells, food vacuoles are performed by phagocytosis. Many freshwater proteins have contractile vacuoles that pump excess water out of cell, thereby maintaining a suitable concentration of ions and molecules inside cell. In young plant cells, many small vacuoles are present which can hold reserves of important organic compounds. These vacuoles may also help in the protection of plant against herbivores by storing compounds that are poisonous or unpleasant to animals. Okay. कह रहे हैं कि जंग जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं अपने अंदर इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये तो हेल्प करते हैं प्लांट्स की प्रोटेक्शन, गांस हर्बीवर्स भी प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे कि इनके अंदर कुछ पॉइजनस और अनप्लेजेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, जो अनप्लेजेंट होते हैं एनिमल्स के लिए और इसकी वजह से उनकी प्रोटेक्शन रहती है। मेच्योर प्लांट सेल्स जनरली कंटेन आ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो मेच्योर प्लांट सेल्स जो उनमें जनरली एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है डेवलप बाय जॉइनिंग ऑफ स्मॉलर वैक्यूल। ठीक है, दिस सोल्यूशन इनसाइड दी सेंट्रल वैक्यूल कार्ड सेल सेप कहते हैं उसको। इस प्लांट सेल्स में रिजर्वायर ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस इंक्लूडिंग पोटेशियम एंड क्लोराइड। द सेंट्रल वैक्यूल प्लेज अ मेजर रोल इन मैकेनिकल सपोर्ट बाय मेंटेनिंग टर्गर एंड आल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ सेल। अब ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है एक ही प्लांट सेल में, ये क्या करता है, ये टर्गर मेंटेन करता है और स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है। ठीक है, द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग दी वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ओके, जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है वैक्यूल को साइटोप्लाज्म वो उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। सम सेल्स हैव सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन बट ऑफन अ सेल हैज हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कह रहे मोस्टली क्या था कि सेल के पास एक ही सिंगल यानी एक ही लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट कुछ सेल्स के पास हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। ठीक है, द नंबर को रिलेट्स विद द सेल्स लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कह रहे हैं कि जो नंबर है वो रिलेट करता है कि सेल की एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स दैट मूव और कंट्रैक्ट है प्रोपोर्शनली मोर, कि वो सेल्स जो मूव करते हैं या कंट्रैक्ट करते हैं हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन लेस एक्टिव सेल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल टू डिवाइड देयर सेल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर नंबर दे डिवाइड बाय फीड। उसके अलावा कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की ये प्रॉपर्टी है इस ऑर्गेनेली की कि ये डिवाइड कर सकते हैं बाय देम सेल्फ। ठीक है, और अपना इन ऑर्डर टू इंक्रीज अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए यानी एक से टू से 4 डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। दे डिवाइड बाय फी। माइटोकॉन्ड्रिया आर, अब ये क्या सिलेंड्रिकल और डॉट शेप स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दे आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। ओके, अभी तक हमने जो राइबोसोम्स पढ़े थे वो नॉन मेम्ब्रेनस थे यानी उनके मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद जो हमने तीन ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी वो थी हमारे पास लाइसोसोम, ग्लाइकोक्सिजोम और पेरोक्सिजोम। वो सारी सिंगल मेम्ब्रेनस थी। ठीक है, अब जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है लाजमी याद रखना है। ठीक है, ये डिफरेंस जो, ठीक है, तो अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस कोई दो आप बताएं जो सेल के अंदर प्रेजेंट है और उनका फंक्शन वो नाम नहीं बताते। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए सिंगल मेम्ब्रेनस कौन सी है और डबल मेम्ब्रेनस कौन सी है। ठीक है, तो अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस है यानी ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है एंड समवट लाइक अ सीव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स। ठीक है, कह रही है जो आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है। दीज आर स्पेशल प्रोटीन्स पॉसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं पोरेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, पोरीज अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वेज मॉलिक्यूल इनटू द इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो पोरीज होती हैं क्या करती हैं,
मॉलिक्यूल्स की पैसेज को मूवमेंट को अलाउ करती हैं, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी वो कुछ मॉलिक्यूल्स को लो करेगी और कुछ को नहीं करेगी। एंड फोल्डेड इनवर्ट्स, अच्छा, और वो क्या फोल्ड हुई होती है इनवर्ट की। द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे व्हिच आर सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, अगर आप ये डायग्राम में देखें, ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अगर आप देख सकें ये ऐसे, ये इसने क्या है, ये पूरे फोल्ड्स में, और इन फोल्ड फोल्ड हुई हुई है। और ये जो इसने फोल्ड्स बनाए हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। विच सर्व टू इंक्रीज, और ये का काम क्या था कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टी हैज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, और कह रही जो इनर सरफेस होती है उसके वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम जीरो एफ एन पार्टिकल्स कहते हैं। दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली एटीपी सिंथेज एंजाइम्स होते हैं। इन एडिशन सेवरल अदर complexes आर आल्सो फाउंड इन mitochondrial membrane which serve as electron carriers in electron transport chain. The inner membrane divides the mitochondria into two components. The first is the intermembrane space, the narrow region between inner and outer membrane. The other component is mitochondrial matrix enclosed by inner membrane. Mitochondrial matrix is a jelly-like material that contains a small circular DNA and all kinds of RNA, ribosomes, and enzymes. The presence of these compounds indicates that mitochondria have their own genetic system. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास देखिए उसके पास उसका अपना स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी है और एंजाइम भी है। तो इससे पता चलता है इसका अपना जेनेटिक सिस्टम है। इट मींस द प्रोटीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंथेसाइज्ड बाय देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस oxygen to generate ATP by extracting energy from sugar, fats, and other organic compounds. Enzymes in the matrix catalyze some of the steps of cellular respiration, like Krebs cycle. Other protein in the function in ATP generation through electron transport chain are found into the inner membrane. Next organelle है हमारे पास plastids. Plastids are found in plant and algal cells, and they are necessary for essential life processes like photosynthesis. कह रहे हैं जो plastids है ये present होते हैं हमारे पास प्लांट और एल्गल सेल्स में, और ये नेसेसरी होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप ऑफ पिगमेंट द एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्लास्टिड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू प्रोप्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, वो कह रहे हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स के किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, और इसका बेस पे जो हम प्लास्टिड्स को क्लासीफाई किया हुआ है इनटू 4 ग्रुप्स। प्रोप्लास्टिड्स आर यंग, इमेच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं। ओके, प्रोप्लास्टिड्स क्या है, यंग, इमेच्योर और डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। दे डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेसेमेटिक सेल एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सेल types depending upon the structure in which they found the intracellular factors, and on exposure to light they may develop into leucoplast or chloroplast. ओके, वो कह रहा है कि ये क्या है, यंग और डेवलपिंग प्लास्टिड होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स ये कन्वर्ट हो सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन पैरेन्काइमा सेल ऑफ फ्रूट, स्टेम एंड सीड। दे एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गेनेलिस, ये स्टोरेज का काम करते हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ओके। अब ये स्टोरेज भी डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस की कर सकते हैं। तो अब जो उसके जिस टाइप का ये कंपाउंड स्टोर कर रहे हैं उसकी बेसिस पे भी इनकी फर्दर टाइप्स हैं। लाइक माइलोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं स्टार्च को। लियोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स एंड प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, सिंथेसाइज डिफरेंट कलर पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। ये पिगमेंट सिंथेसाइज करते हैं अदर देन ग्रीन, ठीक है।
Therefore, they are found in colored parts of plants such as flowers and fruit, and where they attract insects and help in pollination. Last one are chloroplasts. Chloroplasts are found in green part of plant and act as site of photosynthesis और फोटोसिंथेसिस के इस साइट के तौर पे काम करते हैं, यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। Chloroplast is a discoid structure which consists of three parts: envelope, stroma and thylakoids. Okay, वो कह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो तीन कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है: envelope, stroma and thylakoids. Each chloroplast is bounded by a smooth double membrane envelope. Okay, सबसे पहले कह रहे हैं कि जो हर क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, इनक्लोज होता है बाय स्मूथ डबल मेम्ब्रेन। ओके, ये देखिए अभी हमें एक ऊपर ऑर्गेनेली पड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन थी। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आपने ये भी याद कर, डबल मेम्ब्रेन वाली दूसरी ऑर्गेनेली आ गया, जिसको हम इन्वेलप भी कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स पोरेंस, जिसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन की तरह उसमें भी पोरेंस प्रोटीन्स थी जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को लो करती थी इनटू और आउट ऑफ सेल। वो तो ये भी इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन की तरह माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन की तरह पोरेंस है, देयरफॉर फ्रीली परमिएबल। The inner membrane is semi-permeable and rich in protein. Between the outer and inner membrane, there is the intermembrane space. The ground mass of chloroplast is called stroma. ठीक है, जो ground mass है ना chloroplast को हम stroma कहते हैं. It is colorless, proteinaceous substance which, like mitochondrial bacteria, also contains small circular DNA जिसमें अंदर present होता है. All kind of RNA होते हैं, ribosomes होते हैं, various type. The stroma contains a system of chlorophyll bearing double membrane flattened sac-like structures called thylakoid. Okay. उसके अलावा कहता है कि स्टोमा के अंदर क्या होता है, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैटेंड, जिनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, थैलाकाइड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थैलाकाइड्स, स्मॉलर एंड लार्जर। स्मॉलर थैलाकाइड्स आर डिस्क लाइक सैक्स पिल्ड ओवर वन अनदर लाइक स्टैक ऑफ काइड्स। के जो स्मॉलर थैलाकाइड्स होते हैं वो क्या है, लाइक डिस्क हैं और वो एक दूसरे के पाइल्ड ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स। इस स्टैक ऑफ स्मॉलर थैलाकाइड इज कॉल्ड ग्रैनम प्लूरल ग्रैना। जो एक स्टैक ऑफ कॉइन्स होता है उसको हम ग्रैनम कहते हैं या ग्रैना, प्लूरल उसकी ग्रैना। इस ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ 20 to 50 थैलाकाइड्स एंड देयर आर अबाउट 40 to 60 ग्रैना फाउंड इन ईच क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉलर थैलाकाइड। लार्जर थैलाकाइड्स कनेक्ट द ग्रैना विद ईच अदर। ओके, ये अगर आप देखें इस डायग्राम में, ये ग्रैनम है, एक दूसरा ग्रैनम है, इन दोनों के बीच जो कनेक्ट करने वाला है इसको हम ये क्या है, ये लार्जर थैलाकाइड है, which are also called intergrana. These membranes are colorless, so they do not have pigments. Chloroplast is the site of photosynthesis in plant cell. The first phase of photosynthesis is light dependent action. कह रहे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। फर्स्ट फेज क्या है फोटोसिंथेसिस की, लाइट डिपेंडेंट एक्शन इन विच सनलाइट इज कैप्चर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। दिस फेज टेक प्लेस इन ग्रेना region of chloroplast. The second phase of photosynthesis is light independent or dark reaction in which CO2 is reduced to make carbohydrate. The enzyme for this activity are found in stroma. नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन मेनली इन एनिमल सेल्स। अच्छा, ये सिर्फ जो है ना प्लांट्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट सच एज स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। सेंट्रियोल्स आर रॉड शेप स्ट्रक्चर एंड यूजुअली occur in pairs. Okay, these occur at right angle to each other near वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सो आप सिंपली आपने जब माइटोसिस में ऐसी डिवीजन पढ़ी होगी उसमें आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट टाइम कहता है कि जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं हमेशा वो न्यूक्लियस के एक पोल पे यानी एक साइड पे एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और जो ही डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। और बाद में ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं और जिससे क्या होता है कि और क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, कह रहे हैं कि ये एक हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये दो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। और ये क्या कह रहा है कि ये एक दूसरे के 90 एंगल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट एंगल। और ये सेंट्रियोल्स कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच आर सर्कुलरली रेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। कह रहे हैं कि एक जो सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ट्रिपलेट यानी 3, तो ये देख लें आप, 3 9 ट्रिपलेट्स मिलके एक सेंट्रियोल बनाते हैं, ठीक है। जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन द पेयर ऑफ जो सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट एंड बिकम टू पेयर व्हिच आर लेटर ऑन माइग्रेट टू अपोजिट पोल। कह रहे कि सेल डिवीजन से पहले ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है
और 2 पेयर्स बन जाते हैं व्हिच लेटर ऑन माइग्रेट टू अपोजिट पोल, बाद में वो अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस चले जाते हैं। बोथ सेंट्रियोल्स पेयर गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर ड्यूसल वीन बनाते हैं। द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज मेटार्टिक अपरेटस। ये जो होल स्ट्रक्चर बनता है स्पिंडल फाइबर का उसका मेटार्टिक अपरेटस कहते हैं, विच हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इन एडिशन सेंट्रियोल आल्सो गिव राइज टू अ बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास साइटोस्केलेटन। The term cytoskeleton is generally applied to three different kinds of fibrous structures which are distributed from nucleus to plasma membrane throughout the cytoplasm of a eukaryotic cell. Okay, सिंपली वो कह रहा है कि साइटोस्केलेटन क्या है, एक नेटवर्क है थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबरस स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, दीज फाइबर्स इंक्लूड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, अब हम तीनों को देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट्स। इनको आप कहते हैं दीज आर एक्सट्रीमली थिन कंट्रैक्टाइल फाइबर्स अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं और इनका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 ट्विस्टेड चेन्स। ये किससे मिलकर बना हुआ है? 4 ट्विस्टेड चेन्स है किस चीज की? 2 चेन ऑफ एफेक्टिन एंड 2 चेन ऑफ ट्रोपोमाइसिन विच ट्रिपलेट ट्रोपोनिन एट इंटरवल्स। दे फॉर्म मायोफाइब्रल्स इन मसल्स involved in muscle contraction and relaxation. They perform cyclosis as well. Microtubules are small hollow cylinders about 25 nanometer in diameter and 0.2 to 25 micrometer in length. Okay, इनका जो डायमीटर है वो जो माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा है उनका 7 नैनोमीटर था, इनका 25। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। ईच ट्यूब्यूलिन इज डाइमर। इन प्लांट सेल्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन freely dispersed microtubules organize themselves to form spindle fiber. In animal cells, the microtubules are involved in this formation of centrioles, cilia, flagella, and basal body. Last ones are intermediate filaments. Intermediate filaments are 8 to 10 nanometer in diameter. Okay. फर्स्ट वालों का 7 नैनोमीटर डायमीटर था, माइक्रोट्यूब्यूल्स का 25 था और इनका डायमीटर 8 to 10 है, यानी इंटरमीडिएट है साइज between actin and microtubules. This is why they are called intermediate filaments. The basic protein subunit of filament is vimentin. The vimentin subunits also form chains by linear arrangement. Each intermediate filament is composed of 3 chains of vimentin which are twisted about each other in such a way that no hollow space is left between them. Simply वो कह रहे हैं कि ये जो intermediate filaments हैं ये 3 chains इनके पास होती है vimentin की, ठीक है, और वो twist हुई होती हैं। They usually form a network in cytoplasm which provide a mechanical support to nuclear envelope and plasma membrane. Next organelles है हमारे पास cilia and flagella. Cilia and flagella are hair-like projection on the surface of the cells. The internal structure of both cilia and flagella is same but may differ in size, number and pattern movement. कह रहे हैं कि internal structure same हो सकता है but ये differ कब करते हैं कि size में कि इनका size different हो सकता है, number of के cilia flagella different हो सकती कितने present है और movement pattern और movement. The flagella के होते हैं longer, fewer in number, exhibit undulating motion and beat independently. कह रहे जो फ्लैजेला होते हैं ये लॉन्गर होते हैं यानी लेंथ में लॉन्ग होते हैं, फ्यू नंबर यानी कम होते हैं नंबर्स में, एंडुलेटिंग मूवमेंट होती है, वेरा जो सीलिया होते हैं वो न्यूमरस होते हैं यानी ज़्यादा होते हैं, रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं और बीट परपेंडिकुलरली और इन सिंकोरिस रिदम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सिलियर फ्लैजेला। सिलियर फ्लैजेला शेयर अ कॉमन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखें तो वो कॉमन ही सेम ही है। इसका कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सोनीम के इनके पास लंगटी एक्सोनीम होती है। द एक्सोनीम इनक्लोज्ड इन अ स्पाइरल शीट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सोनीम इज मेड अप ऑफ बंडल ऑफ 11 लॉन्गिट्यूडिनल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कह रहे हैं जो एक्सोनीम है वो किससे मिलकर बनी होती है? बंडल ऑफ 9 लॉन्गिट्यूडिनल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई है। 9 पेरिफेरल डबलेट्स are arranged in ring. In the center of the ring are 2 single microtubules. This arrangement is called 9+2 pattern. क्योंकि वो क्या हमने कहा ना कि ये 11 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, कह रहा है कि जो 9 ट्यूब्यूल्स होती है वो उन्होंने एक रिंग बनाई होती है और एक रिंग में प्रेजेंट होती है और जो 2 रिंग्स ट्यूब्स होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, रिंग के। तो ये इसको जो कब कहते हैं इसको 9+2 पैटर्न कहते हैं। सिलियर फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। बेड इन देयर साइटोप्लाज्म बेसल बॉडी हैव द सेम सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स एज सेंट्रियोल। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलियर फ्लैजेला, क्या कि मूवमेंट मैकेनिज्म मूव कैसे करते हैं, मूवमेंट ऑफ सिलिया कैसे। द मूवमेंट इन सिलिया ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ डबल फाइबर्स इनटू टू ग्रुप्स वन आफ्टर द अदर। कह रहा है कि ये जो सिलिया की मूवमेंट होती है वो होती है स्लाइडिंग ऑफ फाइबर्स की वजह से कि दो ग्रुप्स में, वन पहले एक की फिर दूसरी।
5 आउट ऑफ 9 डबल फाइब्रस कह रहा है कि जो टोटल 9 डबल फाइब्रस है उसमें से जो पहले 5 है वो कंडक्ट करती हैं। एज अ रिजल्ट सीलियम बेंड और शॉर्टन हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक। और जो 4 आउट ऑफ 9 होती है वो कंडक्ट करती हैं, सीलियम बिकम स्ट्रेट, इट इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, कि सिंपली बता रहा है कि जो 9 फाइबर्स में से पहले 5 कंट्रैक्ट करेंगी और वो जो सीलिया है वो शॉर्टन हो जाएगा और उसको हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहेंगे। वो जो बाकी 9 थी वो कंट्रैक्ट करेंगी और सीलिया को दोबारा स्ट्रेट कर देंगी, इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। अब जो फ्लैजेला की मूवमेंट कैसे होती है? फ्लैजेलम काजेज मूवमेंट बाय द पैसेज ऑफ रैपिड सक्सेसिव वेव्स ऑफ बेंडिंग फ्रॉम द अटैच्ड टू द फ्री। सिंपली ये क्या करता है कि एक रैपिड सक्सेसिव वेव्स देता है, कहाँ से? फ्रॉम अटैच टू फ्री एंड। ठीक है, एज इट कैन बी सीन इन फ्लैजेलम मूवमेंट ऑफ ह्यूमस फ्रॉम व्हिच प्रोपेल द फॉरवर्ड विद द फ्लूइड मीडियम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इन एनिमल सेल्स इट इज फाउंड इन द सेंटर, के सेंटर में प्रेजेंट विद एक्सेप्शन ऑफ मसल फाइबर सेल्स, बट इन अडल्ट प्लांट्स इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल कह रहा है। बट जो प्लांट्स है उनमें एक सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है, इसकी वजह से थोड़ा वो साइड पे होता है, वो सेंटर में नहीं था। A typical eukaryotic nucleus consists of nuclear envelope, nucleoplasm, nucleoli and chromatin। कह रहे हैं कि जो एक कॉमन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस है उसके पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमैटिन। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है। न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग व्हिच मेक्स द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या था? एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है जो उसकी बाउंड्री बनाती है न्यूक्लियस की। बोथ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं न्यूक्लियस की इन्वेलप की वो सेपरेटेड होती हैं बाय फ्लूइड। द मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। कह रहे हैं जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है और प्रोटीन से। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कवर्ड विद राइबोसोम एंड इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहे हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कवर्ड होती है राइबोसोम से और कनेक्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देयर आर न्यूमरस पोर्स इन द न्यूक्लियर एनवेलप कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। बहुत कह रहे हैं जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, which are composed of specialized protein transport called nucleoporin. At the point of nuclear pore, वो the membranes are interconnected कि nuclear pore के पॉइंट पे दोनों जो कनेक्टेड होती हैं, these pores regulate the nucleocytoplasmic जो exchange of material होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। This exchange includes RNA and ribosomal proteins moving from nucleus to cytoplasm and proteins such as DNA polymerase, carbohydrates signaling and lipids moving into the न्यूक्लियस। although smaller molecules simply diffuse through pores। के कह रहे हैं जो स्मॉलर molecules है वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू पोर से मूव कर सकते हैं। larger molecules are may be recognized by specific signal sequences then be diffused with the help of nucleoporin into or out of nucleus। next है nucleoplasm। nucleoplasm is the transparent semi-fluid ground substance formed of a mixture of protein, enzymes, free nucleotide and some metal ions for the synthesis of DNA RNA। के सिंपल कह रहे हैं कि ये क्या ग्राउंड सब्सटेंस है जो मिक्सचर है किस चीज़ का? प्रोटीन्स का, एंजाइम्स, डीएनए आर पॉलीमरेज, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स का और कुछ मेटल आयंस का। इट आल्सो कंटेन्स हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो द न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। असल में है वन और मोर न्यूक्लियोलाई, एक या एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलस हो सकता है। न्यूक्लियोलस अपीयर्स ड्यूरिंग इंटरफेस, डिफियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया एंड अ सेंट्रल फाइब्रिल एरिया। देयरफॉर न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्वड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये क्या है हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है उसके, और ये जो इसमें आपको स्मॉल डॉट्स नजर आ रही है न्यूक्लियर पोर्स है जो न्यूक्लियर एनवेलप में प्रेजेंट है और ये सेंटर में न्यूक्लियोलस है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन इज अ नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कह रहा है क्रोमैटिन सिंपली क्या है? एक नेटवर्क है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का जो किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन जो होता है ना वो क्या हो जाता है? बिगन टू कंडेंस होना शुरू हो जाता है एंड काइल अप होके इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। काइल अप को होके क्या बना लेता है? एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, विच आर थिक इनफ टू बी सीन विद अ लाइट माइक्रोस्कोप। जो इतनी थिक होते हैं जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंस कॉल्ड क्रोमैटिड। की कह रहे हैं कि जो कॉमन
क्रोमोसोम होता है उसको वो 2 सेट्स से मिलके बनाना जिनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं व्हिच आर अटैच्ड विद ईच अदर एट सेंट्रोमियर जो एक दूसरे के साथ कहाँ पे अटैच होते हैं सेंट्रल पॉइंट जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। द सेंट्रोमियर लाइज विद एन थिनर सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। द सेंट्रोमियर इज अ कंस्ट्रिक्शन functionally related to movement of chromosomes during cell division. Each centromere has a complex of kinetochore protein present on the opposite side of the section. Each kinetochore forms the site of attachment for a single microtubule during cell division. कह रहे कि जो उसके सेंट्रोमियर है उसके पास क्या है काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और वो क्या होती है जहाँ पे आके माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच करती हैं सेल डिवीजन। सम क्रोमोसोम में हैव अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमैटिक कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यानी कुछ जो क्रोमोसोम उनका अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इट गिव राइज टू न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेस। सो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ऑर्गेनेलिस वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।